गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज बिजनेस प्रोफेशन के अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर 2020-21 असेसमेंट ईयर 2021-22 में बिजनेस प्रोफेशन में अमेंडमेंट हुए हैं। 2-3 अमेंडमेंट बहुत खास है और 4-5 अमेंडमेंट नॉर्मल है। इसमें बिजनेस प्रोफेशन के अमेंडमेंट को हम लोग स्टार्टअप करते हैं पहले सेक्शन 32 डेप्रीशिएशन से। यहाँ पे अपन सबसे पहली बात करते हैं सेक्शन 32 डेप्रीशिएशन में क्या अमेंडमेंट आया है। दोस्त आपको याद होगा डेप्रीशिएशन में कि एक एडिशनल डेप्रीशिएशन वाली बातचीत थी जो कि 4 स्टेट थे आपके इम्पोर्टेंट, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार। इन 4 स्टेट में अगर आपने कोई नई प्लांट मशीनरी खरीदी है तो आपको 35% एडिशनल डेप्रीशिएशन मिलता था। दोस्तों ये जो बात थी ये अपने फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने क्लियर कर दिया था कि 2015 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 के बीच में अगर इन 4 स्टेट ने कोई नई प्लांट मशीनरी खरीदी है तो उनको एडिशनल डेप्रीशिएशन 35% था। लेकिन 1 अप्रैल 2020 के बाद अगर इन 4 स्टेट ने भी कोई नई प्लांट मशीनरी खरीदी है तो उन पर एडिशनल डेप्रीशिएशन की रेट अब 20% ही रहेगी। मतलब इन 4 स्टेट में जो स्पेसिफाइड नोटिफाइड एरिया थे उन पर जो एडिशनल डेप्रीशिएशन 35% मिलता था वो अब 2020-21 प्रीवियस ईयर में अगर कोई नई प्लांट मशीनरी खरीदते हैं तो उन पर भी 20% ही मिलेगा। अगर 2020-21 में इन 4 स्टेट में कोई नई प्लांट मशीनरी खरीदी है, 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुई है, उस पर 20% एडिशनल डेप्रीशिएशन, और अगर 180 दिन से कम यूज हुई है तो उन पर 10% इस साल और 10% अगले साल मिलेगा। सर 2020-21 के पहले 1920 में अगर कोई इन 4 स्टेट में प्लांट मशीनरी खरीदी थी तो उस पर 35% की रेट थी, और मान लो 19-20 में 180 दिन से कम यूज हुई थी तो उस पर 17.5% उस साल मिला था आधा, और 17.5% इस साल जो बाकी का था वो मिलेगा क्या? यस, वो मिलेगा। मतलब 1920 में अगर आपने इन 4 स्टेट में कोई प्लांट मशीनरी खरीदी थी और उस पर 180 दिन से कम यूज हुआ था उस साल 1920 में, तो आधी रेट 35 का आधा 17.5 वहां मिला था, 17.5 यहां मिलेगा। पर 1 अप्रैल 2020 के बाद ये एडिशनल डेप्रीशिएशन इन 4 स्टेट में 35% से हटाकर 20% कर दिया है। अगर 180 दिन से ज़्यादा यूज होती है तो इनको पूरा 20% इसी साल, 180 दिन से कम यूज होती है तो 10% इस साल, 10% अगले साल मिलेगा। तो दोस्त लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे एडिशनल डेप्रीशिएशन ऑन नोटिफाइड एरिया। यहाँ पे नोटिफाइड एरिया में 4 स्टेट है, नोटिफाइड एरिया में 4 स्टेट है। ये 4 स्टेट में वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपके जो दिए हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपके बिहार। इन 4 स्टेट में नियम ये था कि 1 अप्रैल 2015 से 31/3/2020 के बीच में अगर कोई न्यू प्लांट मशीनरी परचेज करी है तो उस पर एडिशनल डेप्रीशिएशन आपका 35% था। बट आपका यहाँ से अगर मैं नोटिफाइड करूँ कि 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड ये सारा अमेंडमेंट हो गया और अब आपने कोई प्लांट मशीनरी खरीदी है तो जिस साल खरीदी है उस साल अब एडिशनल डेप्रीशिएशन 20% होगा इफ यूज more than 180 days in previous year। अगर 180 दिन से कम यूज करी हो तो 10% इस साल, 10% अगले साल। सीधी सी बात है, एडिशनल डेप्रीशिएशन 35% जो उन 4 स्टेट में था वो अब हटाकर 20% कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2020 के बाद इन 4 स्टेट में भी अगर कोई प्लांट मशीनरी खरीदी है तो उन पर आपका डेप्रीशिएशन की रेट एडिशनल 20% मिलेगा। पहला अमेंडमेंट समाप्त। फर्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन 32 एडिशनल डेप्रीशिएशन। सेकेंड अमेंडमेंट
इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो आपको पहले इन्वेस्टमेंट अलाउंस सेक्शन 32 AD में मिलता था वो अब फिनिश हो गया है, कैंसल हो गया है, अब नहीं मिलेगा। पहले ये था कि सेक्शन 32 AD के अनुसार आपको कुछ इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व मिलता था, वो अब आपको नहीं मिलेगा। ये हमने अभी लेटेस्ट पढ़ाने के समय पढ़ाया ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि जब वो हट गया है तो उसको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर चूंकि अमेंडमेंट के समय पढ़ाते समय आपको बताना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस की जो एडिशनल छूट मिलती थी वो 1 अप्रैल 2020 के बाद हटा दी गई है, बंद कर दी गई है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस की अब कोई डिडक्शन जो सेक्शन 32 AD में मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। ये सेकेंड अमेंडमेंट आपके लिए अवेलेबल है। थर्ड अमेंडमेंट जो आपके लिए आ रहा है वो आ रहा है सेक्शन 35। सेक्शन 32 यहाँ पे अगर अपन बातचीत करें कि सेक्शन अगर 115 BAC की भी बातचीत करूं कि सेक्शन 115 BAC का एक बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि अगर सेक्शन 115 BAC अप्लाई करते हो तो नॉर्मल डेप्रीशिएशन तो मिलेगा, नॉर्मल डेप्रीशिएशन अवेलेबल होगा, बट किसी भी दशा में एडिशनल डेप्रीशिएशन नॉट अवेलेबल। अगर मैं 115 BAC अपनाता हूं तो मुझे नॉर्मल डेप्रीशिएशन तो अवेलेबल होगा बट मुझे एडिशनल डेप्रीशिएशन अवेलेबल नहीं होगा। सेक्शन 115 BAC अगर कोई असेसी अपनाता है तो उसे नॉर्मल डेप्रीशिएशन की रेट तो अवेलेबल होगी 15% प्लांट मशीनरी पर उसे अतिरिक्त डेप्रीशिएशन 20% की अवेलेबल नहीं होगी। ये तीसरा अमेंडमेंट है अगर आपने सेक्शन 115 BAC अपनाया है तो। चौथा अमेंडमेंट की बातचीत करूं, सेक्शन 35 बहुत खास सेक्शन, साइंटिफिक रिसर्च के एसोसिएशन पे, साइंटिफिक रिसर्च की एसोसिएशन अगर आपने कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर नेशनल लेबोरेटरी इनको अगर आप जो कंट्रीब्यूशन करते थे तो पहले कई जगहों पे 100, कई जगहों पे 150% अवेलेबल था। 1 अप्रैल 2020 के बाद वित्त मंत्री जो उस समय पहले थे अरुण जेटली जी, अब सीतारमन जी हैं। वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने बोल दिया था कि जितनी भी वेटेड एवरेज डिडक्शन 100 से ऊपर की थी, 125, 150%, वो 1 अप्रैल 2020 के बाद समाप्त हो जाएगी और उन सभी पर 100% डेप्रीशिएशन 100% अलाउएबल होगा। इसका मतलब जो भी वेटेड एवरेज डिडक्शन 100 से ऊपर थी वो ऑटोमेटिकली 2020 के बाद 100 पे आ गई है। ये अमेंडमेंट आप इस साल का बोलो या पुराने सालों में ही जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल रखा था वो अभी एप्लीकेबल हो गया, ऐसा बोल सकते हो। इट मीन्स ये बहुत पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने बोल दिया था कि जो भी हम वेटेड एवरेज डिडक्शन आपको 150% की दे रहे हैं वो 1 अप्रैल 2020 के बाद 100% पे आ जाएगी और वो सब 100 से ऊपर वाली डिडक्शन खत्म होकर 100 तक आ जाएगी। इट मीन्स जितनी भी कंट्रीब्यूशन टू अदर्स था, नेशनल लेबोरेटरी को हमने दिया, किसी कंपनी को हमने दिया, हमने और अदर इंस्टीट्यूट को दिया, जहां जहां पे भी 150% था वो सारा कंट्रीब्यूशन अब 150% को हटाकर 100% पर आ गया है। मैं सीधे क्रक्स की बात कर रहा हूं। जब आप अमेंडमेंट की बात कर रहे हो तो मैं सीधे अमेंडमेंट पे जा रहा हूं। मैंने रेगुलर लेक्चर में, मेरे रेगुलर सेशन में पूरी चीजें बताई है, एक्सप्लेन करा है कि पहले ये था अब ये है, लेकिन नए बच्चों को तो नया ही पढ़ना है, पुराने बच्चों को दोनों चीज दिमाग में, तो उनको जो पुराना हट गया नया देना है वो ध्यान देना है। 150% हटके और 100% पे आ चुके हैं। अब अपने लिए यहाँ पे जो बातचीत है दोस्त वो अगले इसकी बात है सेक्शन 35 CCC।
पांचवा इसी में सेक्शन 35CCC, यहाँ पे जो सेक्शन 35CCC का दिया है वो एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन ऑन एग्रीकल्चर, राइट, एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। भैया अगर मैंने कोई भी एग्रीकल्चर के लिए कोई भी खर्चा करा है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, तो पहले इसमें जितना खर्चा करता था उसका 150% था, अब ये हट के और अब इसके बदले में न्यू जो रिप्लेस हो गया है वो 100% आ गया है। तो पहले सेक्शन 35CCC में अगर मैंने कोई खर्चा एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन के लिए किया था तो उस पर मेरे को वेटेड एवरेज डिडक्शन 150% मिलती थी, अब मेरे को उसके लिए वेटेड एवरेज डिडक्शन 100% मिलेगी। अगला सेक्शन 35 यहाँ पे CCD, अगर आपका कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए खर्चा होता था, एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉइयों के लिए स्किल डेवलपमेंट खर्चा होता था, स्किल डेवलपमेंट खर्चा होता था, तो पहले ये 150% था, अब ये हट के यहाँ पे भी और ये अब न्यू 100% हो गया है। सर इसका मतलब ये हो गया है कि पहले जिन भी सेक्शनों में 150% था वो अब सभी सेक्शनों में आपने जो भी खर्चा करा है वो 100% पे आ गया है। ये अमेंडमेंट आप इस साल का बोलो या पुराने सालों में जो इनकी लिमिट थी वो 1 अप्रैल 2020 को आके समाप्त हो गई, तो ये ऑटोमेटिकली 100% पे आ गए। अब कुछ सेक्शन ऐसे हैं दोस्त जिनके लिए उन्होंने बोला है कि आपको अगर डिडक्शन चाहिए तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। सेक्शन वही है, सेक्शन में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। उसके लिए मैं आता हूं, सबसे पहली बात सेक्शन 35D, सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपको मालूम हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की आपको 5 सालों में डिडक्शन मिलती थी, वही रूल है, कोई चेंजेस नहीं। 5 सालों में डिडक्शन मिलती है, 1/5 इस साल और 4/5 बाकी के अगले 5 सालों में। अगर पूरा खर्चा इस साल लिख दिया तो 1/5 अलाउड, 4/5 डिसअलाउड, जो कंपेयर करना वैसे का वैसे। बट इसमें अब एक कंडीशन लिख दी है कि ये उन्हीं असेसी को छूट मिलेगी, उन्हीं असेसी को छूट मिलेगी जो ऑडिटेड असेसी हो, ऑडिटेड हो, मतलब नॉन ऑडिटेड को अब इसकी छूट नहीं मिलेगी। तो सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर के डिडक्शन अब उन्हीं असेसी को मिलेगी जो ऑडिटेड असेसी हो। वैसे ही एक सेक्शन था सेक्शन 33ABA, साइट रेस्टोरेशन फंड। साइट रेस्टोरेशन फंड में भी अब आपको डिडक्शन तभी मिलेगी जो आप पैसा जमा करते थे, 20% वाला क्लॉज था, उसकी डिडक्शन भी आपको तभी मिलेगी जब आप ऑडिटेड असेसी हो। वैसे ही एक सेक्शन था सेक्शन 35E, आपको एक्सपेंडिचर ऑन मिनरल रिसर्च पे जो दिया था, एक्सपेंडिचर ऑन मिनरल, राइट, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल्स, पूरा लिख दूं, मिनरल की प्रोस्पेक्टिंग करने पर, प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल एक्सेट्रा। आपको याद हो अगर आपने मिनरल की प्रोस्पेक्टिंग के लिए कोई खर्चा किया है तो उसकी डिडक्शन 10 सालों में इक्वली मिलती थी, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10। इसकी भी डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब असेसी ऑडिटेड हो। इसका मतलब ये कुछ सेक्शन ऐसे दे दिए गए हैं जिनकी डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब वो सेक्शन, जब वो असेसी जिसको इनकी डिडक्शन चाहिए उनकी ऑडिट होती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर सेक्शन 35D, सेक्शन 35D, सेक्शन 33ABA, साइट रेस्टोरेशन फंड में कंट्रीब्यूशन करा है 20% तक की छूट मिलती थी। एक्चुअल आपने जितना कंट्रीब्यूशन करा है वो या प्रॉफिट का 20% जो कम होगा उसकी छूट मिलती थी। ये छूट तभी मिलेगी जब उस असेसी की, उस क्लाइंट की, उस बिजनेसमैन की जिसको छूट चाहिए
उसकी ऑडिट होती है। ऑडिट कब होती है? कंपनियों की हमेशा ऑडिट होती है। अदर एसएससी की ऑडिट सेक्शन 44AB में लिमिट दी गई है 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होने पर आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, बशर्ते 5 करोड़ तक 5% वाले क्लॉज से नहीं बच जाओ, जो भी फिर बताऊंगा। सेक्शन 44AB में जिसकी ऑडिट होती है उन्हें इसकी डिडक्शन मिलेगी। सेक्शन 35AD, सेक्शन 35AD, सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस। सेक्शन 35AD में स्पेसिफाइड बिजनेस की ऑडिट तभी होगी, स्पेसिफाइड बिजनेस की ऑडिट तभी होगी, स्पेसिफाइड बिजनेस में अब एक ऑप्शन दे दिया है कि पहले क्या होता था सेक्शन 35AD में हमने कुछ स्पेसिफाइड टाइप के बिजनेस चालू किए, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों की छूट मिलती थी। अब इसमें एक पॉइंट जोड़ दिया है कि क्या ये सेक्शन मैंडेटरी अप्लाई है कि ऑप्शनल है। तो अब उन्होंने बोल दिया कि आपको इस सेक्शन में छूट तभी मिलेगी जब आपने अपने रिटर्न में लिख दिया इफ ऑप्टेड, मतलब ये अब मैंडेटरी नहीं है, आपको ऑप्ट करना पड़ेगा कि आप इस सेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। अगर आप इस सेक्शन में जा रहे हो तो सेक्शन 35AD के रूल लगेंगे, और इस सेक्शन में नहीं जा रहे हो तो नॉर्मल रूल लगेंगे उन बिजनेसों पे भी जो इस बिजनेस में कवर्ड होते हैं। तो पहले तो ऑटोमेटिकली बोले ये इस टाइप के बिजनेस चालू करे ले लो छूट, आप बोले नहीं देंगे, आप बोले तभी देंगे जब आपने रिटर्न में बोला कि मैंने सेक्शन अपनाया है। और अगर आपने इस सेक्शन में अपना लिया है तो इस सेक्शन में छूट मिल गई तो फिर उन खर्चों की छूट कोई और सेक्शन में नहीं मिलेगी। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड जुड़ गया है, इफ ऑप्टेड वर्ड, इफ ऑप्टेड सिलेक्ट इन आईटी रिटर्न, मतलब आपको आईटी रिटर्न में रिटर्न भरते समय आपको बताना पड़ेगा कि आपने इस सेक्शन को अपनाया है और इस सेक्शन के अंतर्गत छूट चाहिए। एंड इफ वी ऑप्टेड दिस सेक्शन and allow expenditure under this section, then no deduction would be applicable अंडर अदर सेक्शन। इसका मतलब आपको अन्य सेक्शन में अब उसकी कोई छूट नहीं मिलेगी। इसका मतलब आपको अन्य सेक्शन में अब उसकी कोई छूट नहीं मिलेगी। इसका मतलब अगर आपको इस सेक्शन में छूट मिल गई तो अब अन्य सेक्शन में कोई छूट नहीं मिलेगी। सर आप तो बोल रहे थे इसमें कोई ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है। बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, पर अमेंडमेंट तो है ना, छोटे छोटे करके उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट बहुत बोल दिए। तो दोस्त यहां तक कि अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो आप लोगों के लिए अभी तक के जो सेक्शन मैंने बताए उनमें सेक्शन 35AD में ऑप्टेड वाला वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। अब एक बहुत खास सेक्शन था सेक्शन 43CA, सेक्शन 43CA जो मैं आपके यहां पे भी लेकर आया हूं। ये सेक्शन 43CA, stamp duty value of land and building to be taken as the full value of consideration in respect of transfer even if the same are held as a stock in trade। अगर आपके पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड के रूप में पड़ी हुई है और आपने उसे बेचा और आपकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आपके कंसीडरेशन के 110% से ज्यादा है और आपने उसका कुछ पैसा एडवांस के रूप में अदर देन कैश ले लिया है, योर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन द 110% ऑफ द कंसिडरेशन एंड यू टुक सम पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा। यह बात पहले आपकी 105% वाली थी, अब ये 110% पे आ गई। अगर आपके कंसीडरेशन के 110% से स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है,
कंसिडरेशन के 110% से स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को ही आपकी ट्रांसफर प्राइस मानी जाएगी। ये लिखा है इफ द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट, पहले यहां पे पॉइंट, राइट, यहां पे लिख दिया उसने पूरा पॉइंट, चेक कर ले। सेक्शन 43 ACA CA, अच्छा यही कैपिटल गेन में भी सेक्शन 50C में लगता है, बट वहां स्टॉक इन ट्रेड के रूप में नहीं थी, यहां स्टॉक इन ट्रेड के रूप में, इसलिए बिजनेस में अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास स्टॉक इन ट्रेड के रूप में और आपने उसे बेचा हो और आपका कंसिडरेशन का 110% से भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वुड बी कंसिडर्ड एज ए सेल कंसिडरेशन, राइट, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वुड बी ट्रीटेड एज ए सेल्स कंसिडरेशन। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको पूरे पढ़ाए थे, ये मैंने पूरा अमेंडमेंट ये दिया था पूरा। इस सेक्शन को बहुत ध्यान से देखना है, तो जरा एक बार इस सेक्शन को पूरा पढ़ लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, अमेंडमेंट में बहुत बढ़िया सेक्शन है ये। सेक्शन 43CA, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करा और आपका कंसीडरेशन जो है का 110% कर दो और उससे भी अगर आपकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो फिर आपकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल वैल्यू माना जाएगा, बशर्ते आपने कुछ कंसीडरेशन एडवांस में और आपने अदर देन कैश में लिया हो। पहले ये रूल पहले ये रूल ये 105% था, अब ये हट के 110% हो गया। तो दिस इज एन अमेंडमेंट जिसके मैं अभी एग्जाम्पल की बात करता हूं। अगर आपने जो भी लैंड एंड बिल्डिंग जो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में आपके पास पड़ी थी, एक बिल्डर है उसके पास लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी हुई थी और उसने अगर उसको बेचा है और उसके कंसीडरेशन के 110% कर दो और उससे भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा आ रही है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वुड बी कंसीडर्ड एज द सेल वैल्यू। पर अगर 110% से कम आ रही है तो फिर आपकी कंसीडरेशन वैल्यू वुड बी द सेल वैल्यू मानी जाएगी। अगर आपने जितने में लैंड एंड बिल्डिंग बेची है उसका 110% कर दो, अब उसको कंपेयर करो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उससे ज्यादा जा रही है तो फिर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल कंसिडरेशन मानेंगे। पर अगर कंसिडरेशन के 110% से स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा नहीं है तो फिर कंसिडरेशन को सेल वैल्यू माना जाएगा। लेट अस टेक द एग्जांपल, let us take the example. आराम से चारों पॉइंट को, इस स्टडी मॉड्यूल के एग्जाम्पल है। स्टार्ट। डेट ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड 1/5/2020 को एक्चुअल कंसिडरेशन 100 लाख का लिया है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस तारीख को बेचा ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट 120 लाख का है दोस्त। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन कराई 130 लाख के लिए। अब अपन किसको मानेंगे? सबसे पहली बात, राइट, यहां पे आपने 10 लाख रुपए रिसीव्ड बाय अकाउंट पे ही चेक ऑन 1/9/2000 सितंबर, राइट, आपने 10 लाख रुपए आपने क्या लिया है बेटा? एक एडवांस ले लिया। पहली बात तो बताओ आपने यहां पे सबसे पहली बात किस तारीख को आपने डेट ऑफ ट्रांसफर करी थी? यहां पे डेट ऑफ ट्रांसफर 1 मई। एग्रीमेंट कब करा था? 1/9 को। बहुत ध्यान से, इसका 110% करा, 110 आया। एग्रीमेंट की तारीख पर इसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 120 लाख है। मतलब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट की तारीख पर, पकड़ना बात, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट की तारीख पर कंसीडरेशन के 110% से ज्यादा है और आपने एग्रीमेंट की तारीख पर कुछ पैसा एडवांस भी ले लिया अदर देन कैश। अब आपने रजिस्ट्री कभी भी कराई हो, अब आपने रजिस्ट्रेशन कभी भी कराओ,
अब आपने रजिस्ट्रेशन कभी भी कराओ, रजिस्ट्रेशन देखो यहां पे, लेकिन एग्रीमेंट यहां कर लिया था 19 को और आपने यहां करा था और ये तारीख है, लेकिन एग्रीमेंट कहां हुआ था मेरे दोस्त? एग्रीमेंट कहां हुआ था? यहां हुआ था। अगर आपने एग्रीमेंट पहले कर लिया हो तो जिस तारीख को एग्रीमेंट करा है उस तारीख की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर एडवांस कुछ ले लिया था तो आपने जब एग्रीमेंट करा उस समय उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 120 लाख थी, कंसिडरेशन 100 लाख, 100 लाख का 110%, 110 और 120 में स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा है, कंसिडरेशन का कुछ पार्ट एडवांस में ले लिया। अब रजिस्ट्री कभी भी कराओ, कोई मतलब नहीं है, एग्रीमेंट वाले दिन की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल वैल्यू माना जाएगा। आंसर ये रहा, आंसर ये रहा 120, ये आंसर। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, 1/5/2020 को ही आपने सेल कराए और आपने 100 लाख में सेल कराए और आपने 1/9 को एडवांस करा और 109 है। पहली बात आपकी इसका 110% 110 होता है और ये 109 में करा है और ये 109 में करा है, राइट। लेकिन सबसे पहली बात यहां पे देखना, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू बी अडॉप्टेड एज फुल वैल्यू कंसिडरेशन ऑफ कंसिडरेशन सिंस पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन is received by cash and such stamp duty value exceed 110%। ध्यान देना दोस्त, यहां पे सबसे पहली बात 110%। अब सबसे पहली बात यहां पे आपने क्या करा है, आपने यहां पे जो 100 लाख रुपए का जो कंसिडरेशन था उसका 110% करो, 110। पर आपने जो उसका कंसिडरेशन एग्रीमेंट की डेट पे लिया वो अदर देन कैश लिया, सॉरी कैश में लिया, अदर देन चेक लिया, नहीं माने। अब हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मानेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन है 130, अब इसका 110%, 100 का 110%, 110, 130 ज्यादा। यहां पे आपने काय में लिया था बेटा? कैश में। इसका मतलब यह है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन वाली तारीख पर, अगर आप एग्रीमेंट वाली तारीख पर चेक से ले लेते तो हम वो वाली स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मानते, पर आपने एग्रीमेंट वाली तारीख पर चेक से लिया ही नहीं तो हम उसको मानेंगे ही नहीं। अब हम रजिस्ट्रेशन की तारीख पे मानेंगे। 100 का 110%, 110 और रजिस्ट्रेशन की डेट की वैल्यू 130, जो दोनों में ज्यादा हो। सेकेंड एग्जाम्पल थर्ड में मजा आएगा, ये मजा आएगा। अब आपका कंक्लूड हो जाएगा, एग्जाम्पल थर्ड में क्लियर हो जाएगा आपको। यहां पे ध्यान देना, एग्जाम्पल थर्ड में क्लियर। 31/1/2021 को आपने ट्रांसफर कराए, आपने 1/9/2000, ध्यान देना 1/9/2019 को एग्रीमेंट करा, 109 में करा, पकड़ना बात। आपने 10 लाख रुपए एडवांस ले लिए अकाउंट पे ही, चेक से एग्रीमेंट की तारीख पर। अब आप रजिस्ट्रेशन की तारीख को ही लोगे। अब इसका 110% 110 होता है और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 109 है। क्या आपके कंसिडरेशन का 110% से स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है? नहीं है। तो अब आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है इसी को आपकी सेल वैल्यू मानी जाएगी, इसी को सेल वैल्यू मानी जाएगी। इसका मतलब मैं अगर पूरी थ्योरी लिख दूं अगर अब आपके सामने, तो ध्यान देना यहां पे। पहली बात सिंपल, पहला रूल ये रहा, अगर कंसिडरेशन का 110% से स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल वैल्यू माना जाएगा। अगर कंसिडरेशन के 110% से स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम है तो ट्रांजैक्शन प्राइस मतलब कंसीडरेशन एक मिनट दोस्त, तो कंसीडरेशन
कंसिडरेशन को सेल वैल्यू माना जाएगा। ये दो रूल। अगर आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग जो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखी है उसको जितने बेचा तो कंसिडरेशन का 110% करो, उसको कंपेयर करो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल वैल्यू माना जाएगा। अगर आपका कंसिडरेशन का 110% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब कंसिडरेशन का 110% ज़्यादा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है, तो फिर आपका ट्रांसफर प्राइस का मतलब यहाँ पे कंसिडरेशन एक्चुअल को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल वैल्यू माना जाएगा। अगर आपका कंसिडरेशन का 110% निकालो और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को निकालो, योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन द 110% ऑफ द कंसिडरेशन, तो एक्चुअल कंसिडरेशन को, ट्रांजैक्शन प्राइस को सेल वैल्यू माना जाएगा, को सेल वैल्यू माना जाएगा, को सेल वैल्यू माना जाएगा, को सेल वैल्यू माना जाएगा। पक्की बात है दोस्त, को सेल वैल्यू कंसिडर करेंगे। डन। अब इसमें एक छोटी सी बात है, प्राइस कौन सी लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी लेंगे, एग्रीमेंट की लेंगे, बस एग्रीमेंट डेट और रजिस्ट्रेशन डेट। तो यहां पे इफ एडवांस रिसीव्ड, बस पकड़ लेना, इफ एडवांस रिसीव्ड अदर देन कैश, अगर आपने जो एडवांस रिसीव करा है वो अदर देन कैश करा है, अगर आपने एडवांस रिसीव जो करा है वो अदर देन कैश करा है, अदर देन कैश करा है, मतलब यूं बोलूं तो चेक से करा है, मीन्स चेक से करा है, मीन्स चेक से करा है, चेक से किया है। ठीक है दोस्त, अगर आपने जो बेचा है लैंड एंड बिल्डिंग और उसके एग्रीमेंट की तारीख पर आपने कुछ एडवांस लिया है और वो अदर देन कैश लिया है, मतलब चेक से लिया है, तो कंपेयर करोगे, कंपेयर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट डेट, एग्रीमेंट डेट, राइट। इसका मतलब कंपेयर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट डेट। और अगर आपने यहां पे एडवांस कैश में लिया है, इफ एडवांस रिसीव्ड इन कैश, इफ एडवांस रिसीव्ड इन कैश, if advance received in cash, if advance received in cash, तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, then stamp duty value would be taken on the date of रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर कैश में लिया तो हम एग्रीमेंट की डेट को मानेंगे ही नहीं। अगर हम कैश में लेते हैं तो हम एग्रीमेंट की डेट को मानेंगे ही नहीं। अगर हम कैश में लेते हैं तो हम एग्रीमेंट की डेट को मानेंगे ही नहीं, राइट। अगर हम कैश में लेते हैं तो हम रजिस्ट्रेशन की डेट को मानेंगे, तो हम एग्रीमेंट की डेट को मानेंगे, तो हम एग्रीमेंट की डेट को लेंगे।
ठीक है, हम इसमें एग्रीमेंट की डेट को लेंगे। अगर हम 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट के लिए रुकते हैं हम, 1 मिनट के लिए। चलें दोस्त, इस पॉइंट में थोड़ा सा अपन वापस देखते हैं। सबसे पहली बात, यदि सेक्शन 43CA, यदि आपने कोई सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग करी है हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, और अगर आपके कंसिडरेशन का 110% निकालो, उसको कंपेयर करो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वुड बी द सेल कंसिडरेशन, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम है तो फिर आपका कंसिडरेशन ही आपकी सेल वैल्यू मानी जाएगी। अब बात यह आती है कि यहाँ 2 डेट होती है, एक तो एग्रीमेंट की डेट और एक रजिस्ट्रेशन की डेट। अगर एग्रीमेंट की डेट पर आपने कुछ एडवांस लिया है अदर देन कैश, मतलब चेक विक से आपने एडवांस लिया है, अगर एग्रीमेंट की डेट पर आपने कुछ एडवांस लिया है अदर देन कैश, अगर आपने एग्रीमेंट की डेट पर अदर देन कैश एडवांस लिया मतलब चेक से लिया है, तो एग्रीमेंट की डेट को ही आप कंपेयर करोगे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू की, और एग्रीमेंट की डेट पर ही स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो होगी वो वैल्यू और आपके कंसिडरेशन का 110%। तो अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वुड बी सेल कंसिडरेशन, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर नहीं है, अगर ज्यादा, तो फिर कंसिडरेशन को सेल वैल्यू मानेंगे। अगर आपने एग्रीमेंट की डेट पर अदर देन चेक लिया, कैश में लिया है, तो एग्रीमेंट की डेट का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और एग्रीमेंट की डेट का कोई अस्तित्व नहीं मान के, एग्रीमेंट की डेट पर कोई अस्तित्व को नहीं मानकर, राइट, एग्रीमेंट की डेट पर कोई भी ट्रांजेक्शन को नहीं मानकर फिर हम रजिस्ट्रेशन की डेट को लेंगे और रजिस्ट्रेशन की डेट को कंपेयर करेंगे। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट की डेट की लेनी है कि रजिस्ट्रेशन की डेट की लेनी है, ये डिपेंड करता है कि एडवांस कितना है, एडवांस कहाँ में आया है। अगर एडवांस चेक में आया है, ऑनलाइन मोड में आया है, तो एग्रीमेंट की डेट, तो एग्रीमेंट की डेट को लेंगे, तो एग्रीमेंट की डेट को लेंगे। और अगर एडवांस 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 अगर आपका एग्रीमेंट की डेट पर कैश में आया है, तो एग्रीमेंट की डेट को नहीं मानेंगे बल्कि रजिस्ट्रेशन की डेट को मानेंगे। खत्म। स्लो मोशन, राइट, स्लो मोशन। यदि आपने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखी और उससे बेची हो, तो सेल वैल्यू किसे मानेंगे? कंसिडरेशन का 110% करेंगे, उसको स्टाम्प ड्यूटी से कंपेयर करेंगे। स्टाम्प ड्यूटी ज़्यादा है, स्टाम्प ड्यूटी को ले लेंगे, स्टाम्प ड्यूटी कम है, ट्रांजैक्शन एक्चुअल प्राइस को सेल वैल्यू मानेंगे। 2 डेट होती है, रजिस्ट्रेशन की डेट और एक एग्रीमेंट की डेट। एग्रीमेंट की डेट पर अगर आपने एडवांस कोई अदर देन कैश लिया है, चेक से लिया, ऑनलाइन लिया है, एग्रीमेंट की डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर आपने एग्रीमेंट की डेट पर अदर देन चेक लिया है, अदर देन ऑनलाइन लिया है, मतलब कैश में लिया है, उस एग्रीमेंट की डेट को भूल जाएंगे और कंपेयर करेंगे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्रेशन की डेट से, और कंपेयर करेंगे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्रेशन की डेट पर, और कंपेयर करेंगे रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी जिस तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ है उस तारीख की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से। खत्म, राइट दोस्तों। चले आगे की बात करते हैं। बड़ा सेक्शन था। रजिस्ट्रेशन की डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू तब लेंगे जब एग्रीमेंट की तारीख पर एडवांस चेक के अलावा लिया हो। अगर रजिस्ट्रेशन की डेट पर एडवांस चेक से ले लिया हो तो एग्रीमेंट की डेट को ही मान लेंगे। खत्म। बड़ा सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 44AB, ऑडिट, ऑडिट ऑफ असेसी। दोस्तों, ऑडिट ऑफ असेसी की बातचीत करें अगर अपन, तो ऑडिट का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट? ऑडिट का मतलब बहुत क्लियर कट है। यहां पे
जिस भी असेसी, कंपनियों की तो ऑडिट होती है, जिस भी असेसी की अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, अगर असेसी का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो सेक्शन 44AB कहता है कि उसको अपनी ऑडिट चार्टेड अकाउंटेंट से करवानी है। कंपनी को तो करवानी पड़ती है, अदर देन कंपनी की बात कर रहा हूं। अब इसमें दो क्लॉज आते हैं, एक सेक्शन 44AD आता है पहले, वो बोलता है अगर आपका टर्नओवर नॉट मोर देन 2 करोड़ है, नॉट मोर देन 2 करोड़ है, मतलब अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप सेक्शन 44AD को ऑप्शनल तौर पर अपना सकते हो। और वो कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर पर 2 करोड़ से कम है, पर अगर आप चाहो तो सेक्शन 44AD को अपना कर और उसके तहत अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हो। और उसके तहत आप अगर आपकी कैश में रिसिप्ट है तो आप सेल का 8% बता दो, और अगर आपकी रिसिप्ट अदर देन कैश है, अदर देन कैश है मतलब अकाउंट पे ही चेक से है या ऑनलाइन है, ऑनलाइन मतलब RTGS इनसे, तो आप सेल्स का 6% अपनी इनकम बता दो। सेल्स का 6% आप अपनी इनकम बता दो, सेल्स का 6% आप अपनी इनकम बता के फ्री हो जाओ। ठीक है, इस सेक्शन में अगर आप जाते हो तो सेक्शन 44AB कहता है कि भले ही मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, पर अगर तुमने सेक्शन 44AD को अपना के मिनिमम इनकम ये बता दी है तो तुमको अब अकाउंट्स भी नहीं रखना है और ऑडिट भी नहीं करवानी है। पर सेक्शन 44AD की लिमिट जो है अकाउंट्स नो, ऑडिट नो, बशर्ते ये इनकम मिनिमम बता दो। सेक्शन 44AD में ऑप्शनल है, तुम एक बार इस सेक्शन में गए तो तुम अकाउंट मत रखो, ऑडिट मत कराओ। पर तुम अगर इस सेक्शन से बाहर आते हो, अगर तुम इस सेक्शन से बाहर आते हो, आउट होते हो, तो फिर तुमको अगले 5 साल तक, अगर तुम इस सेक्शन में गए हुए थे और तुम इस सेक्शन में इनकम बता रहे थे और अब तुम इस सेक्शन से बाहर आते हो तो तुम इनकम कम बता सकते हो, पर तुमको फिर अकाउंट रखनी पड़ेगी, मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। राइट, ऑडिट भी करानी पड़ेगी अगले 5 साल तक। पहली बात है, तुम इस सेक्शन में जा रहे थे और अब तुम इस सेक्शन से बाहर आ रहे हो क्योंकि यू फील दैट योर इनकम इज लेस देन 6%, 8%, तो आप इस सेक्शन से बाहर आ जाओ, आपको अकाउंट्स रख के ऑडिट करवानी पड़ेगी अगले 5 साल तक। अगर आपका पहले ही साल है, फर्स्ट ईयर ये आपके बिजनेस का, और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए है, 1.5 करोड़ रुपए है, तो आप डायरेक्टली इस सेक्शन में चले जाओ, 6-8% बता दो। 6-8% नहीं बताते हो, आपको लगता है आपकी इनकम कम है, बाहर आ रहो और आप अकाउंट रख के ऑडिट करवा लो। इसका मतलब 1 करोड़ से ऊपर जाने पर सेक्शन 44AB कहता है कि आपको अपनी अकाउंट रख के ऑडिट करवानी है, पर सेक्शन 44AD कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो हम आपको ऑडिट से बचा सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप सेक्शन 44AD को अपना कर, अगर आपके ऑनलाइन या चेक से रिसिप्ट है तो आप अपने टर्नओवर का 6% मिनिमम इनकम बताओ, अगर आपकी कैश में रिसिप्ट है तो टर्नओवर का 8% मिनिमम इनकम बताओ। ये नेट प्रॉफिट होगा, इसमें से किसी खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी, और आप 2 करोड़ तक के टर्नओवर पर ऑडिट और अकाउंट्स मत कराओ, चलेगा। एक नया अमेंडमेंट इस साल आया है, ये तो पहले ही था, अब एक जो नया अमेंडमेंट इस साल आया है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक है तो भी आप ऑडिट से बच सकते हो, बशर्ते सब्जेक्ट टू आपकी जो टोटल रिसिप्ट है, आपकी जो टोटल रिसिप्ट है इंक्लूडिंग ऑल, रिसिप्ट का मतलब सेल इंक्लूडिंग ऑल, रिसिप्ट मतलब सेल प्लस अदर कोई भी इनकम, कोई भी रिसिप्ट आ रही हो। रिसिप्ट का मतलब है जो आपने माल बेचा या अन्य कोई रिसिप्ट जो आपके बिजनेस में आती है, अदर इनकम। टोटल रिसिप्ट के 5% से ज्यादा, नॉट मोर देन 5% कैश रिसिप्ट हो। मतलब अगर आपकी टोटल रिसिप्ट जो है उसके 5% से ज्यादा अगर आपकी कैश रिसिप्ट न हो तो आपके 5 करोड़ तक के टर्नओवर होने पर भी
आपको सेक्शन 44 AB में ऑडिट नहीं करवानी है। पेमेंट की दशा में पहला ये था टोटल पेमेंट का, टोटल पेमेंट इसमें इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स, परचेज, जो भी आप परचेज करते हो, डायरेक्ट पे परचेज करते हो, हाथों हाथ पेमेंट करते हो, क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हो या कोई एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हो, टोटल जो भी आपने पेमेंट करा है उस टोटल पेमेंट का नॉट मोर देन 5% कैश पेमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर किसी असेसी का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है पर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और उसको टोटल रिसिप्ट का 5% से ज़्यादा कैश रिसिप्ट नहीं है, मतलब उसकी जितनी भी रिसिप्ट होती है उसके 5% से ज़्यादा की कैश रिसिप्ट नहीं है, तो वो ऑडिट नहीं कराए बच सकता है। मतलब उसका सारा काम ऑनलाइन है, 1 नंबर का है। 1 नंबर का मतलब अकाउंट पे चेक से या ऑनलाइन है, RTGS NEFT के थ्रू है, अकाउंट पे चेक से आता है, 5% से ज़्यादा कैश रिसिप्ट है ही नहीं, कैश का ज़्यादा काम ही नहीं होता है, बच जाएगा, ऑडिट मत कराओ। अच्छा, अगर मान लो कैश रिसिप्ट तो 5% से कम है पर कैश पेमेंट 5% से ज़्यादा है, ऑडिट करवानी पड़ेगी। दोनों ही नहीं होना चाहिए, न तो कैश रिसिप्ट 5% से ज़्यादा हो न कैश पेमेंट 5% से ज़्यादा हो। इसका मतलब सेक्शन 44 AB में एक बहुमूल्य अंतर आया है कि 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाला व्यक्ति भी ऑडिट से बच सकता है, बशर्ते उसकी टोटल रिसिप्ट के 5% से ज़्यादा कैश रिसिप्ट न हो बिजनेस में और टोटल पेमेंट से के 5% से ज़्यादा कैश पेमेंट न हो बिजनेस से। पेमेंट में परचेज का पेमेंट कराओ, क्रेडिटर्स को कराओ, बिल्स पेबल को कराओ, खर्चे का कराओ, रिसिप्ट में सेल्स का आया हो या अदर कोई इनकम का रिसिप्ट आया हो, किसी भी प्रकार की रिसिप्ट के 5% से ज़्यादा कैश रिसिप्ट ना चाहिए, किसी भी प्रकार के पेमेंट के 5% से ज़्यादा कैश पेमेंट न चाहिए, तो आप ऑडिट से बच सकते हो। अगर 5% से ज़्यादा कैश पेमेंट हुआ, 5% से ज़्यादा कैश रिसिप्ट हुई, कोई भी एक इवेंट हो गया तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो जनरली 1 करोड़ की लिमिट थी पर अब उसको 5 करोड़ तक कर दिया है। ये अमेंडमेंट बहुत कीमती है दोस्त, मेरे हिसाब से ये अमेंडमेंट आपका हर हालत में एग्जाम में पूछने लायक अमेंडमेंट है। सेक्शन 44 AE हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास, पहले एक सेक्शन 44 ADA की बात कर लें, ADA की बात कर लें। अगर आपका टर्नओवर, अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप प्रोफेशन में हो 50 लाख से ज़्यादा की रिसिप्ट है, ऑडिट करवानी पड़ेगी। 50 लाख से कम रिसिप्ट है, आप अपनी रिसिप्ट का 50% आपकी इनकम बता दो, नेट अकाउंट रखने से मुक्ति पाओ, ऑडिट मत कराओ। पर अगर आप प्रोफेशनल हो और रूल 6F में बताए गए प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो, आप डॉक्टर हो, लीगल प्रैक्टिशनर हो, आप अकाउंटेंसी में हो, आप इंटीरियर डेकोरेटर हो, आप फिल्म आर्टिस्ट हो, रूल 6F में आपको जो बताए गए प्रोफेशन है उसमें आप इंगेज्ड हो, 50 लाख से कम रिसिप्ट भी है तो भी आपको मिनिमम अपनी रिसिप्ट का 50% इनकम बतानी पड़ेगी। अगर आपने अपनी रिसिप्ट के 50% से कम इनकम बताई नेट, तो आपको सेक्शन 44 ADA के ऑप्शन से बाहर करके आपको सेक्शन 44 AB में ऑडिट करवानी पड़ेगी। सेक्शन 44 AB कहता है कि अगर कोई प्रोफेशन है उसकी रिसिप्ट 50 लाख से ऊपर है, कंपलसरी ऑडिट करवाओ। सेक्शन 4 अगर 50 लाख से कम रिसिप्ट है, वो रूल 6F में बताए गए प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, 50 लाख से कम पर वो बच सकता है ऑडिट में, बशर्ते रिसिप्ट के 50% की नेट इनकम बता दो और अकाउंट रखने से मुक्ति पाओ, ऑडिट मत कराओ। पर अगर वो रूल 6F में प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, 50% से कम रिसिप्ट बताता है, 50% से कम इनकम बताता है रिसिप्ट के, अकाउंट रखो, ऑडिट करवाओ। बहुत खास सेक्शन। सेक्शन 44 AE ये सब वही है। गुड्स कैरिंग व्हीकल, अगर आपके पास 10 से ज़्यादा गाड़ियां नहीं है तो आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप सेक्शन 44 AE अपना लो, अकाउंट्स मत रखो, ऑडिट मत कराओ।
या अगर आपको लगता है कि मेरी इनकम इससे कम है तो आप अकाउंट रख के ऑडिट करवा लो। 10 से कम गाड़ी होने पर सेक्शन 44 ए कहता है कि अगर हैवी व्हीकल है, हैवी व्हीकल मतलब वो गाड़ियां जिसका ग्रॉस लेडन वजन 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा क्या है, तो उस गाड़ियों को हैवी व्हीकल कहते हैं। और जिस गाड़ी का वजन 12,000 किलोग्राम से कम है उसे लाइट व्हीकल कहते हैं। हैवी व्हीकल के लिए 1,000 रुपये पर टन पर मंथ पर गाड़ी मिनिमम इनकम बतानी पड़ेगी, और लाइट व्हीकल के लिए 7,500 रुपये पर मंथ पर गाड़ी इनकम बतानी पड़ेगी, पर मंथ पर गाड़ी। अगर आप इतनी इनकम बताते हो तो आपको अकाउंट्स नहीं रखना है, ऑडिट नहीं करनी है, पर यह सेक्शन 10 तक गाड़ियों पर ही लगता है। 10 गाड़ियों में सब मिला के आ गई, लाइट मीडियम हैवी सब, राइट। 10 से ज़्यादा गाड़ी हो कंपलसरी अकाउंट रख के ऑडिट करवाओ। 10 से कम गाड़ियां हैं आप इस सेक्शन को अपना के मिनिमम इनकम बता के, प्रिजम्पटिव इनकम बता के, प्रिजम्पटिव सेक्शन से इनकम बताकर अकाउंट रखने से मुक्ति पा सकते हो। हैवी व्हीकल 1,000 रुपये पर टन पर व्हीकल पर मंथ, लाइट व्हीकल 7,500 रुपये पर मंथ पर व्हीकल। मंथ के किसी एक दिन को भी पूरा मंथ मान लिया जाएगा, मंथ के पूरे एक दिन को भी पूरा मंथ मान लिया जाएगा। एक छोटा सा अमेंडमेंट लास्ट और खत्म हो गया। लास्ट पॉइंट सेक्शन 43(5) स्पेकुलेटिव बिजनेस। ये कोई काम का नहीं है पर फिर भी सुन लें स्पेकुलेटिव की डेफिनेशन। स्पेकुलेटिव मतलब सट्टा। पहले स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन में एक वर्ड था रिकॉग्नाइज स्टॉक एसोसिएशन। अब एसोसिएशन वर्ड को हटा के रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कर दिया है। अगर आप कोई भी कमोडिटी का काम करते हो, कोई भी आप सोना चांदी हीरे जवाहरात को आपको कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हो तो उनका कहना है वो कमोडिटी मार्केट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए। पहले वहां वर्ड था रिकॉग्नाइज स्टॉक एसोसिएशन। अब एसोसिएशन वर्ड को एक्ट ने हटा के रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कर लिया है। इफ यू इंगेज इन द स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, सोना चांदी हल्दी जीरा इन कमोडिटी मार्केट में आप स्पेकुलेशन करते हो तो आपके लिए वो बिजनेस की इनकम मानी जाएगी, बशर्ते वो आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सोना चांदी हीरे जवाहरात, सोने चांदी या हल्दी या जीरा, जो भी कमोडिटी मार्केट होता है, डब्बा मार्केट होता है, कमोडिटी होता है, वो भी शेयर मार्केट जैसे ही, जैसे शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में डील होते हैं वैसे ही कमोडिटी के लिए भी कमोडिटी मार्केट होता है, तो वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगा तो हम उसे मानेंगे और उसे हम बिजनेस में कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए एक अमेंडमेंट ये है कि पहले स्पेकुलेटिव में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एसोसिएशन था वर्ड, रिकॉग्नाइज स्टॉक एसोसिएशन था वर्ड। अब उसने रिकॉग्नाइज स्टॉक एसोसिएशन को हटा के और उन्होंने इसको कर लिया रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वर्ड। इसका मतलब कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ इतना सा एसोसिएशन वर्ड को हटा के एक्सचेंज कर लिया है। तो बड़े अमेंडमेंट की बात करूं तो सेक्शन 44(ab), बड़े अमेंडमेंट की बात करूं तो 3 बड़े अमेंडमेंट, वापस 4 बड़े अमेंडमेंट सुन लेना कंक्लूड में। सेक्शन 32 एडिशनल डेप्रिसिएशन 4 स्टेट में जो 35% था वो 20% हो गया है, खत्म। दूसरा अमेंडमेंट बड़ा सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च जो 150% की बात थी वो 100% हो गई है, खत्म। तीसरा बड़ा अमेंडमेंट सेक्शन 43(ca), अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखी और उसको बेचते हो तो पहले वहां कंसिडरेशन का 105% था, अब 110% हो गया है। 110% ऑफ कंसिडरेशन को स्टैंप ड्यूटी से कंपेयर करेंगे, खत्म। और चौथा बड़ा अमेंडमेंट सेक्शन 44(ab), ऑडिट 1 करोड़ से 5 करोड़ तक के टर्नओवर पर भी ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी, बशर्ते रिसिप्ट का 5% से ज्यादा कैश रिसिप्ट ना हो और पेमेंट के 5% से ज्यादा कैश पेमेंट ना हो। 4 बड़े अमेंडमेंट सेक्शन 32 एडिशनल डेप्रिसिएशन 35 से 20, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च 150% को 100%, सेक्शन 43(ca) सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, पहले कंसिडरेशन का 105% था, अब 110% हो गया कंपेयर करने के लिए स्टैंप ड्यूटी से। सेक्शन 44(ab) ऑडिट, पहले लिमिट 1 करोड़ थी,
अब 1 करोड़ से 5 करोड़ वाले असेसी को भी ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी, बशर्ते उसकी रिसिप्ट के 5% से ज्यादा कैश रिसिप्ट ना हो और पेमेंट के 5% से ज्यादा कैश पेमेंट ना हो। बाकी सारे अमेंडमेंट हल्के बुल्के हैं, पूछे नहीं पूछे, बट ये 4 अमेंडमेंट बहुत खास जो मैंने बता दी। थैंक यू। बिजनेस प्रोफेशन के अमेंडमेंट फिनिश। थैंक यू।